नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से साइबर फ्रॉड की, क्योंकि उनको मिल गया है एक नया बहाना SIR। अब SIR के नाम पर साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और पहला हमारा जो मकसद है वो है आपको जगाना, होशियार करना, ताकि आप इसका शिकार ना हो। देखिए, चुनाव आयोग एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है वोटर लिस्ट का। ये कोशिश कर रहा है कि जिनका वोट में नाम नहीं होना चाहिए, जिनकी मृत्यु हो गई है या वहाँ पर नहीं रहते हैं, तो उनका नाम हटा दिया जाए, जो नए लोग हैं उनका नाम जोड़ दिया जाए। अब इसके लिए घर घर जाकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों राजनीतिक वजह से इस पर काफ़ी बातचीत हुई और ये चर्चा में आ गया। लोगों के मन में थोड़ा सा डर भी है, क्योंकि चर्चा इस तरीके की थी कि वोटर्स के नाम कट जा रहे हैं, गलत भी कट जा रहे हैं, दस्तावेज आपको देने होंगे, दस्तावेज नहीं होंगे तो आपका नाम कट जाएगा। तो एक झंझट, एक दिक्कत की फीलिंग जो है वो लोगों के मन में पहले से थी। तो अब फ्रॉड्स ने इसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि उनको गुंजाइश बनाने के लिए यही चीज़ें चाहिए होती है, डर चाहिए होता है, लालच चाहिए होता है। तो अब वो लोगों से घर जाके भी टैब लेके घर जाके लोगों से उनका डेटा ले रहे हैं, साथ ही उनसे अंगूठा लगवा के फ्रॉड कर रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कॉल करके आपसे कहते हैं कि भाई आपका SIR होना है, आपको फला जगह पर आना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप सोचेंगे सुविधा की बात है, तो वो आपके पास कोई लिंक भेज देंगे, आपको कहेंगे कि ये ऐप डाउनलोड कर लो। वो ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वो मैलवेयर है, आपका सारा डेटा स्कैमर्स को दे देता है। अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप अगर कोई दस्तावेज भरते हैं, लिंक पर जाकर कोई अपडेट फॉर्म भरते हैं, तो आपके पास OTP आता है, वो आपसे OTP मांगते हैं। तो तमाम तरह के हथकंडे ये लोग अपनाते हैं, लेकिन की जो यहाँ पर है वो है SIR के नाम पर ये ठगी, ये फ्रॉड का धंधा चल रहा है। और ये इस कदर बड़ा है कि चुनाव आयोग को आगे आकर लोगों को आगाह करना पड़ा कि भाई देखिए, बिना किसी के घर गए हम फॉर्म नहीं भरवाते। घर घर जाकर, फिजिकली वहाँ पर जाकर चुनाव आयोग की तरफ से जो भी प्रतिनिधि हो, ब्लॉक लेवल ऑफिसर आमतौर पर जाते हैं, वो फिजिकली जाते हैं आपके पास। तो कोई कॉल करे तो बिल्कुल विश्वास करने की बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ठगी हो रही है। और NCRB का डेटा कहता है कि पिछले कुछ समय में ही करीब 67,000 लोग ठगे जा चुके हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट पैनल से आपका परिचय कराते हैं। हमारे पास है फॉरेंसिक एंड साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे साहब, और साथ ही रितेश भाटिया। आप हमारा कार्यक्रम देखते होंगे तो इन्हें पहचान जाएंगे, ये बार बार आते हैं, हम बार बार इस पर चर्चा करते हैं और अभी फ़िलहाल लगता है कि काफ़ी लंबे समय तक चर्चा करते रहनी पड़ेगी। अमित दुबे जी, ये बताइए कि ये जो नए ये लोग चीज़ें जो अडॉप्ट करते हैं, तो क्या इन्हें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं या इनका धंधा वही रहता है, सिर्फ उसको वो नई चीज़ पर फिट कर देते हैं? पहले वैक्सीन पर, फिर कोई और चीज़ चर्चा आए तो उस पर, और अब SIR पर। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। कोर कंपोनेंट्स वही रहते हैं, या तो QR कोड है, या लिंक है, या ऐप है। लेकिन वोटर्स जो तरीका है, जिस तरीके से वो आपको अप्रोच करेंगे, वो बदल जाएगा। क्योंकि एक बार अवेयरनेस हो जाती है कि शादी का कार्ड आ रहा है या RTO का चालान आ रहा है, AP के इंस्टॉल मत कीजिए, तो वो चीज कुछ दिनों बाद काम करना बंद कर देती है। अब उनको किसी और तरीके से आपको डराना है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि जब हमने अवेयरनेस फैलानी शुरू की कि लिंक क्लिक मत करना, क्योंकि रिसीव पेमेंट लिंक आते हैं और आपके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा UPI पे, तो उन्होंने QR कोड भेजना शुरू कर दिए। क्योंकि कैंपेन थी लिंक क्लिक मत करना, लोगों ने QR कोड स्कैन करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा ही मोडस ऑपरेंडी बदलता है और उसके बाद लोग फिर फंसना शुरू हो जाते हैं। अभी मैं नागपुर कमिश्नरेट में एक ट्रेनिंग के लिए था, और वहां पर ट्रेनिंग के बाद सारे ऑफिसर्स मेरे संग बैठ गए, सारे ACPs एंड साइबर सेल के लोग। उन्होंने मुझे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, अमित जी, अभी आजकल क्या होता है कि फोन चोरी होता है और उसके बाद UPI से पैसे निकल जाते हैं। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले, हो रहा है, देखिए लॉग आया हुआ, NPCI से लॉग आया है कि जैसी चोरी हुआ उसके थोड़े देर के बाद UPI पेमेंट हो गया, निकल गया पैसे। तो मैंने कहा, आईफोन के संग भी हो रहा है? बोले, हाँ, आईफोन के संग भी हो रहा है। तो मैंने कह दी, कोई भी ऐसा करेगा तो उसको पहले आईफोन क्रैक करना है, फिर UPI का पिन भी चाहिए, तब पैसा निकलेगा, ऐसे कैसे कर लेगा? बोला, हो रहा है, आप देखिए। तो हमने फिर गूगल रिसर्च किया, थोड़ा आधा पौन घंटा दिमाग लगाया, तो मोडस ऑपरेंडी मिल गई। अब देखिए, बड़ी कमाल की मोडस ऑपरेंडी।
और ये मैं पहली बार चूंकि आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, लोगों को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीआई पेमेंट फीचर फोन से भी होता है, कीपैड फोन से भी होता है। यदि कोई आपका सिम निकाल कर कीपैड फोन में डालेगा और उसके बाद *99# डायल करेगा, तो वो आपके अकाउंट से यूपीआई पेमेंट कर सकता है। लेकिन क्रिमिनल को उस समय आपका यूपीआई पिन तो चाहिए, बिना यूपीआई पिन के वो तब भी नहीं कर सकता। अब उसको यूपीआई पिन कैसे मिलता है? तो आप जब *99# करेंगे अभी अपने फोन से और देख लें, तो जो मेनू खुलता है उसमें जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है पिन के रीसेट करने का, यूपीआई पिन रीसेट का, और वो रीसेट करके फिर आप कर सकते हैं। लेकिन रीसेट करने के लिए भी आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, वरना फिर पूरा मोडस ऑपरेंडी खुल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये पॉसिबल है और ये हो रहा है, और इस वजह से एक नया तरीका मिल गया क्रिमिनल को, जो वो तुरंत इख्तियार करके लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, कोर वही रहेगा, टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट वही है, लेकिन जिस तरीके से वो अप्रोच करेंगे वो शायद हर बार बदलेगा। आज वो डरा रहा है, कल ल्योर करेगा, परसों कंफ्यूज करेगा। आज वो लिंक क्लिक कराएगा, परसों क्यूआर कोड, फिर कॉल मर्जिंग, फिर कॉल फॉरवर्डिंग, फिर ऐप इंस्टॉलेशन, वो कुछ भी अलग अलग तरीके से। आप कुछ नहीं तो आपको फ्री वाईफाई के नाम पे लूट लेगा। आपको एक क्यूआर कोड लगा दिया, यहाँ फ्री वाईफाई है एक रेस्टोरेंट के बाहर, और लोग स्कैन करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं फ्री वाईफाई के नाम पे, फिर उनके पैसे निकल जाते हैं। अब था तो वो लिंक ही ना, वो क्यूआर कोड भी तो एक ऐप ही हो सकती है, पर आपको चूंकि दिमाग में डाल दिया कि ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, और फिर इस समय तो वाईफाई के लिए कर रहा हूँ, कंफ्यूजन में होगा, आपने कर दिया। शादी के कार्ड के लिए लुटे, हम तो शादी का कार्ड मान के कर रहे थे, लेकिन वो था तो उतना ही डेंजरस। सो ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी वजह से ना तो आप कोई अननोन सोर्स से क्यूआर कोड स्कैन करें, और ना कोई लिंक क्लिक करें, और ना ही कोई ऐप इंस्टॉल करें। ये 3 मुझे लगता है कोर हैं जिससे आप काफी हद तक सचेत रह सकते हैं और बच सकते हैं। रितेश, देखिए, ये तो भरोसे वाली बात भी है कि लोगों के दिमाग में कोई चीज़ ऐसी रहती है जिस पे वो भरोसा करते हैं, उसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं अपनी तरफ से देखूँ यूज़र के पर्सपेक्टिव से कि मेरे अंदर वो कौन सी कमज़ोरी होती है जिसको ये लोग टैप करने की कोशिश करते हैं या जगाते हैं हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम इनके फंदे में आ जाते हैं। क्योंकि हमने देखा है ख़ास करके डिजिटल अरेस्ट के मामले कुछ एकदम से अनबिलीवेबल लगता है कभी कभी सोचकर कि कोई आदमी इस तरीके से एक छोटे से पार्सल के नाम पे या किसी चीज़ के नाम पे इस कदर ट्रैप हो जाता है कि उसके करोड़ों रुपए ले लिए जाते हैं, उसको 6-6 दिन 7-7 दिन तक बिल्कुल होस्टेज रखा जाता है। तो अब हमें मानना चाहिए कि ये समस्या थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो गई है। सिर्फ ये मामला टेक्नोलॉजी का नहीं है, इसमें साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का लेवल भी बहुत बढ़ता जा रहा है। मतलब ये शायद अपनी ही कमाई से धंधा और मजबूत होते जा रहा है। जी, मनोज जी, आपने एकदम सही कहा है कि दिस इज मोर साइकोलॉजिकल दैन टेक्निकल। और अगर आप डिजिटल अरेस्ट की भी देखोगे ना, तो उसमें टेक्निकल इतना कुछ नहीं है जितना साइकोलॉजिकल है। और जैसे आपने पूछा कि ये कौन सा एक पर्टिकुलर इमोशन है जिससे हो रहा है, ज्यादा करके अक्सर जितने भी जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, अगर आप देखोगे ना, तो 2 चीज के कारण है, मतलब 2 इमोशंस पे है मेजरली। एक है कंप्लीटली आपका ग्रीड, लालच, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि इतने सारे ये इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हो रहे हैं, लोग करोड़ों रुपए उसके अंदर उनके जा रहे हैं वगैरह। और तो ये लालच एक हो गया है। और दूसरा है भय, फियर। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है वो ये पूरा फियर का टैक्टिक है। अगर हम हमारी इसकी बात करें, SIR की भी बात करें, वो एक फियर टैक्टिक ही है। यहाँ पर भी वो आपके यही इमोशन के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे वो सुविधा की बात नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज की बात कर रहे हैं कि अगर आपने ये OTP शेयर नहीं किया, अगर आपने APK फाइल नहीं दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका नाम निकाला जाएगा उस पर्टिकुलर चीज से, या आपको उस दिन वोटिंग करने को नहीं मिलेगा, या आपका इलेक्शन काट जाएगा। अलग अलग प्रकारों से अलग अलग चीजें बोली जाती है। ये लोगों को भी पता है कि किसको क्या बात करनी है। तो वो लोग कुछ भी ऐसे एक भय से आपको वो कर देंगे जिसके कारण आप बोलोगे ठीक है, मेरे को ये शेयर करने दो। और ऊपर से अगर आप इनको भी देखोगे, ये कोई टेक्निकल कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। ये अगर कुछ अगर यूज कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। यानी कि इसको अच्छी तरह वो समझ लेते हैं कि मैंने अभी 10 व्यक्तियों से बात किया है, 10 व्यक्तियों से ये रिएक्शन ऐसा रहा है, तो ठीक है, चलो मैं अपना अभी स्क्रिप्ट चेंज करता हूं, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से अभी मैं इनसे बात करूंगा। और जहां पे फिर ये लोग डालते हैं अर्जेंसी, यानी कि जल्दबाजी,
उसमें आप जल्दी बताइए, नहीं तो ये हो जाएगा तो आपका नाम नहीं आ पाएगा या तो निकाला जाएगा या जो भी है। और दूसरी है, जैसे मैं आपको बोल चुका हूं, वो जो फियर है, यहाँ पे लालच की तो कोई बात नहीं है। लालच ज्यादा से ज्यादा एक आ सकता है इसमें कि हाँ, अगर वो बोलते हैं फिर आपको नहीं तो यहां तक आना पड़ेगा तो आपको बहुत असुविधा हो जाएगी, तो मैं आपको ये सुविधा देने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो जो सुविधा का जो लालच है, हम बोल सकते हैं ये चीज है। तो कहीं पे भी आप देखोगे तो ये जो भय है, अर्जेंसी है, जल्दबाजी में करवाना, और ये एक लालच, ये तीन इमोशंस के साथ अक्सर आपके क्राइम्स में यही तीन ज्यादा करके आप देखेंगे, मनोज जी। जी। और एसआईआर के संबंध में तो आपको कोई ये भी बोल सकता है कि आपका एसआईआर कंप्लीट नहीं करेंगे, आप वोटर लिस्ट से जाएंगे, आपको बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाएगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये तक बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही है और वो हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जो सामान्य प्रोसेस है एसआईआर का, उसको समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मली ये होना है, एक बूथ लेवल ऑफिसर डिप्यूट होते हैं हर एक मतदाता के लिए। तो वो अपने एरिया में जाते हैं और उनके पास 1 महीने का समय दिया हुआ होता है। पहले आपके पास वो जाते हैं, आपको एसआईआर की फॉर्म देते हैं और उस फॉर्म के साथ आपको जानकारी देते हैं कि कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उन सब के साथ वो 1 महीने में आपसे कंप्लीट करवा के लेके जाते हैं। फिर भी अगर किसी तरह का ऊंच नीच होता है तो आपके पास समय है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और आपके शिकायत का निवारण होगा। मतलब अगर नाम कट गया है तो जोड़ दिया जाएगा, नया जोड़ना है तो भी जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें बहुत ही आराम से, बड़े इत्मीनान से ये काम हो रहा है। लेकिन इसमें ये जो मैं साधारण प्रक्रिया बता रहा हूँ, इसी से डेविएट करके कुछ नई नई बात वो लोगों को सिखाते हैं और उसी आधार पर वो लोग ठगी करते हैं। लेकिन अमित जी ये बताइए कि अभी सिर्फ एसआईआर की बात नहीं है, मतलब सीरीज है, कितना गिनाएं। जब कुछ होता है तो हम उसकी चर्चा करते हैं। ये इतना रैम्पेंट, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और डिजिटल अरेस्ट के मामले में तो हम देख रहे हैं कि इनका टिकट साइज़ भी, अगर उसको टिकट साइज़ कहा जाए तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, फ्रॉड का, ठगी का। तो सवाल उठता है कि इस पे लगाम लगाने के लिए, क्योंकि क्राइम तो हम कैसे कंट्रोल करते हैं, या तो समाज में हमारे मोरल हो, नैतिकता हो को कोई क्राइम ना करे, नहीं तो फिर हम सज़ा दिलाते हैं, नज़ीर सेट करते हैं। तो इसमें नज़ीर सेट करने में हम कितने सक्षम हैं, या जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपैरेटिवली अगर हम देखें दूसरे देशों से तुलना करके, तो हम कहाँ ठहरते हैं? वाकई इस पे हम लोग कुछ कर रहे हैं या कर पा रहे हैं या नहीं? देखिए, सरकार के कई सारे इनिशिएटिव्स के बावजूद जो अभी प्रोसिक्यूशन रेट है, जो सजा जिनको मिली है, वो बहुत कम है। बहुत ही कम लोग हैं जो इवेंचुअली, क्योंकि जेल से उनको बेल मिल जाती है, बेलेबल ऑफेंस होते हैं और उसके बाद ये लोग फिर भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे में डिटरेंट नहीं है। इनको यदि रोका नहीं गया, और पूरी तरीके से कंट्रोल तभी होगा जब कोई ऐसी नज़ीर सेट की जाए जैसा आपने कहा, ताकि इनकी हिम्मत ही ना हो। डर किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी होता है, जो नहीं है। अभी साइबर क्रिमिनल के कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, वो ऐसे सुनाने लगते हैं कि करके देख लो, कर लो जो करना है। मतलब इसका मतलब उनको पता है कुछ नहीं होना है, इवेंचुअली इनको छूट ही जाना है। ये क्यों है? ये डर क्यों नहीं रहे? मेरे ख्याल से उधर फोकस थोड़ा सा किया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है कि कभी कोई साइबर क्राइम होता है, उससे पहले एक साइबर क्राइम ऑलरेडी हो चुका होता है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। आपको, जैसे आपने कहा कि एसआईआर के लिए कॉल आया, या मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आया, या मान लीजिए केवाईसी से कॉल आया। वो जब कॉल करता है ना, तो आपको बहुत सारी डिटेल बताता है आपके बारे में। वो कहता है साहब मैं फलानी इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, ये आपका इंश्योरेंस नंबर है। आप कहते हो हाँ। ये आपका लास्ट प्रीमियम था, हाँ जी। इस तारीख को दिया था, हाँ जी। आपका एड्रेस ये, हाँ जी। आपका पैन कार्ड ये, हाँ जी। अरे सर, आपका तो डिविडेंड पड़ा हुआ है 4.5 लाख का, आप क्लेम क्यों नहीं करते? अरे कहाँ पड़ा हुआ? अरे सर लैप्स हो जाएगा, आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, अभी देखिए, अभी आपको पैसे आ जाएंगे सारे। क्यों आप परेशान हो रहे हैं? अभी कराता हूँ मैं आपका, पूरी हेल्प करता हूँ। और आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए, आपके अकाउंट से जो बाकी पैसे थे 3 लाख वो भी निकल गए। अब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए कि ये क्या हो गया है? इंश्योरेंस कंपनी ने कहा आपने एप्लीकेशन क्यों इंस्टॉल की थी? गलती आपकी, लायबिलिटी आपकी, बात खत्म, प्लीज क्लोज हो गया। अब आप इस केस को दोबारा देखिए। उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन इंस्टॉल क्यों की? क्योंकि उसको सामने वाले ने इतनी सारी डिटेल दी, इतनी सारी पर्सनल डिटेल, जिसमें उसका इंश्योरेंस नंबर, प्रीमियम कितना है, कब लास्ट प्रीमियम किया था, उसका आधार, पैन कार्ड। ये किसी एक के पास नहीं हो सकता। या तो वो विक्टिम के पास होगा या सामने वाली कंपनी के पास होगा। यदि विक्टिम से नहीं मांगा गया तो कहीं से तो लीक हुआ है।
यदि हमारा फोकस उधर नहीं होगा तो ये क्राइम होता रहेगा। आज ये इसके नाम पे लुट रहे हैं, कल किसी और के नाम पे हो जाएगा। जहां से डेटा गया है, मेरा फोकस है कि आप डेटा थेफ्ट पर भी लगाम लगाएं। यदि आप जितने भी डिजिटल अरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, कभी आपने सुना कि डिजिटल अरेस्ट का केस आपको आया हो, एक रिक्शे वाले का हुआ डिजिटल अरेस्ट और उसने कहा हो कि साहब मैं 2 हफ्ते तक डिजिटली अरेस्टेड रहा और मेरे 7,554 रुपए निकल गए। ऐसा हो सकता है? नहीं हुआ ना। मतलब क्रिमिनल को अच्छी तरह पता है कि आपके अकाउंट में आपको क्यों टारगेट करना चाहिए, कितना पैसा होगा, पेंशनर हैं आप या आप बिजनेसमैन हैं बड़े। जितने प्रोमिनेंट लोग थे उन्हीं के संग हुआ। एक तो बैंकर्स के संग हुआ जिनके संग 23 करोड़ निकले। सवाल यह है कि इतना क्लासिफाइड कॉल करना बिना डेटा थेफ्ट के पॉसिबल नहीं है। यदि आप वहां फोकस भी करेंगे तो शायद हम एक बड़ी लगाम लगा पाएंगे, जो कि डीपीटीपी से उम्मीद थी पर वो आज तक एग्जीक्यूशन हुआ नहीं। अभी फिर से एग्जीक्यूशन डेट आई है पर उसके लिए भी 2 साल का डिले है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा प्रायोरिटी पर होगा तो साइबर क्राइम शायद काफी हद तक कम हो पाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है और एग्जाम्पल भी बड़ा सटीक दिया इन्होंने कि अगर जेब कतरा होगा तो वो उसको ज़रूरत नहीं है आपके डेटा की, वो यूं ही घूमता फिरता है, वो जेब काट लेगा। लेकिन जो डकैत होते हैं या जो चोर होते हैं, जो बड़ी चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, वो उनके पास आपका पूरा डेटा होता है। वो रेकी करते हैं, आपके घर में वो जासूस भेजते हैं। तो ऑनलाइन में क्या है कि आपके घर कोई जासूस नहीं भेजेगा, आपको अपने घर का दरवाज़ा बंद रखना पड़ेगा। घर कौन सा? डेटा वाला घर। अभी हम चलते फिरते, उठते बैठते, बात करते डेटा जनरेट कर रहे हैं अपने बारे में। भारत में लोगों को इस बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। लोग ये समझते ही नहीं है कि प्राइवेसी क्या चीज़ होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी आपका मूल अधिकार है, तो बहुत से लोगों ने इसका माहौल भी उड़ाया। ये सब बेसिक समझदारी है, इसको बनाए बिना हम 1000 प्रोग्राम्स भी कर लेंगे तो भी साइबर फ्रॉड को करने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस पूरे इकोसिस्टम को जो हम अपना रहे हैं उसके बारे में हमारी अवेयरनेस, हमारी चेतना होनी चाहिए। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं नए तरीके के एक साइबर फ्रॉड की, लेकिन सच कहूँ तो ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, कोई नया तरीका नहीं है। सिर्फ नाम बदल गया है। SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रही है वोटर लिस्ट की, अब देश भर में होनी है। कई राज्यों में शुरू हो गई, कई राज्यों में इसके बाद होगी। फेज वाइज होता है, तो ये सेकेंड फेज चल रहा है। फर्स्ट फेज में इसको लेकर काफ़ी पॉलिटिकल हंगामा देखने को मिला और ये लोगों के जहन में आके बैठ गया कि SIR जैसी कोई चीज़ हो रही है, और साथ साथ ये भी बैठ गया कि इसमें डर है भाई आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, और वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो फिर बहुत तमाम तरीके की दिक्कतें हो सकती है। इसका फ़ायदा उठाकर साइबर फ्रॉड्स इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके घर पर आकर भी आपसे आपकी जानकारी और आपके बायोमेट्रिक्स लेके, OTP लेके आपका पैसा उड़ा रहे हैं। ऑनलाइन आपको कॉल करके, फ़ोन करके आपसे जानकारी, OTP लेकर आपका पैसा उड़ा रहे हैं। ऑनलाइन आपको लिंक्स भेज के, आपको QR कोड भेज के, आपसे APK डाउनलोड करवा के आपका पैसा ठग रहे हैं। तो ये थी आपको अवेयर करने की बात। लेकिन इन एक्सपर्ट्स से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो ये कहते हैं कि कहानी इतनी नहीं है, सिर्फ सरफेस पे मत भटकिए, इसके नीचे भी जाइए तह में, और तह में जाने में पता चलता है कि आपको अपने डेटा की कीमत समझनी चाहिए। जिन डेटा को आप समझते हैं इससे मैं कहाँ से कहाँ गया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई जान भी जाए तो फ़र्क पड़ता है। उस एक जानकारी के आधार पर भी आपको ठगा जा सकता है। रितेश भाटिया, डेटा और प्राइवेसी को लेकर अवेयरनेस कैसे बनेगी? हमने सबको स्मार्टफोन थमा दिया है और ऐसे लोगों को भी थमा दिया है जिनको बेसिक इंग्लिश भी नहीं है, तो उनकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, एक थोड़ी बहुत जिम्मेवारी है तो हर अपने इंसान की भी है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेवारी अगर मुझे लगती है तो वो है इंटरमीडियरीज की। अभी अगर अब हम SIR की बात कर ले, ठीक है, क्योंकि मुझे माफ करना मनोज जी, मैं हमेशा ऐसे कहता हूं कि पूरी की पूरी जिम्मेवारी प्लीज खाली विक्टिम्स पे ना डाले या यूजर्स पे ना डाले, क्योंकि कल तक अब हम आके बता रहे थे OTP मत शेयर करो, OTP मत शेयर करो, लेकिन आज यही चीज अगर जब आपको पार्सल कोई देने आता है, स्पेशली अभी आपका बैंक का कोई चेकबुक देने आ रहा है, तो हम जब तक OTP नहीं देंगे वो हमको हमारा चेकबुक
रुक भी नहीं देगा। तो ऐसे में जैसे मतलब मेरे पिताजी भी बोलेंगे यार कल तक तो तुम टीवी पे कह रहे थे ओटीपी मत शेयर करना, आज मेरे को घर पे बैठ के बोलते हो हाँ ओटीपी दे दो। तो ऐसा भी कंफ्यूजन ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए अभी जब हम एसआईआर की बात करते हैं, एपीके फाइल की बात करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ इंटरमीडिएट की जो जवाबदारी है वो कहाँ चली गई है इसमें? सरकार ने ठीक है डिजिटल अरेस्ट पे बहुत बात कर ली है, लेकिन एपीके रिलेटेड फाइल्स रिलेटेड क्या आपने एक बार भी एपीके फाइल्स ज्यादा से ज्यादा कहां से दिया जा रहा है? व्हाट्सएप के ऊपर से दिया जा रहा है? क्या व्हाट्सएप ने कभी आपको एक पर्टिकुलर मैसेज भेजा है कि अगर आपके पास कोई एपीके फाइल आता है तो उसको मत खोलिए? पहले इतना भी किया जा सकता है कि एपीके फाइल हमको आए ही नहीं और वो खुले भी नहीं हमारे व्हाट्सएप पे। इसके लिए जैसे अगर आप देखोगे जो प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने काफी सारे वो डाले, वो बोले आप उनको क्लिक करोगे वो बोलेगा ये आपका डिवाइस को हार्म कर सकता है, आपका डेटा ले सकता है वगैरह, ये सारी चीजें हम बोल रहे हैं, लेकिन उसको आगे खोलने की भी जरूरत मतलब हमको दे भी नहीं। और वो इसके लिए क्योंकि एक एपीके फाइल जो होता है आइडियली हमने हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए। रितेश इसमें कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं हम लोग क्या कि जैसे कि गूगल का प्ले स्टोर है उस पर बहुत हंगामा हुआ तो उस पर एक्शन हुआ था, ऐसे कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं? ठीक है, तो अगर आप देख लीजिए जब व्हाट्सएप पे एन्क्रिप्शन के ऊपर जितना भी हुआ था तो उन्होंने अपने एड्स डालने चालू कर डाले थे। ठीक है, गूगल का भी जो प्ले स्टोर था उन्होंने भी काफी सारा बोला कि ये खाली जब वेरीफाइड होंगे, प्ले वेरीफाइड होंगे तभी आप कर सकते हैं। तो ऐसे में गूगल ने भी जाके ये कर लेना चाहिए कि क्योंकि ज्यादा करके सारे एंड्रॉइड के जो सिस्टम्स है जिसके ऊपर एपीके आता है, गूगल ने भी ये डाल देना चाहिए कि भाई आपका एपीके फाइल ये आएगा ही नहीं, मशीन पे खुलेगा भी नहीं। क्योंकि अभी एपीके फाइल कौन देता है व्हाट्सएप पे? अगर आप जैसे एक मोबाइल ऐप डेवलपर हो तो उसको ही सिर्फ चाहिए कि गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश करने के पहले वो करे। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर है ना, ये जो जिम्मेवारी है ना, प्लीज आप कंज्यूमर्स पे मत डालिए। आप अभी सरकार ने क्या करना चाहिए, गूगल को बोल देना चाहिए, सरकार ने क्या बोलना चाहिए, व्हाट्सएप को बोल देना चाहिए कि अगर ये आ रहा है बड़ा सा आप इसको रेड में डालिए। ऐसा नहीं कि एक छोटे में डाल दिया, आप एक रेड में, रेड स्क्रीन पे आना चाहिए कि भाई ये आपका फोन हैक हो जाएगा। और यही भाषा हमारे लोग समझेंगे। ये अमित और मेरे जैसे लोग हमको समझ में आता है कि ये क्या है, लेकिन आज के दिन में एक फाइनेंस वाला भी जो है वो भी पढ़ा लिखा है लेकिन शायद उसको ये नहीं समझ में आता। लेकिन जैसे वो लाल चीज देख लेगा, जैसे हम लाल बत्ती से डरते वैसे ही रेड वार्निंग से आ जाएगा, तो मुझे लगता है कोई भी इंसान उसको आगे कुछ करने को नहीं जाएगा। फिर आप उस पर कितना भी प्रेशर डालोगे ना उसको वो समझ में आएगा। तो अगर अवेयरनेस करना है तो मुझे लगता है इस माध्यम से। चलिए तो आपकी थोड़ी सी और मदद करवाते हैं अमित जी से। जो रितेश कह रहे हैं बात, तो इंटरमीडिएरीज तो सब बाहर की है, मतलब अपनी तो कुछ है नहीं। और हम देख रहे हैं आप मतलब ट्रैक रिकॉर्ड आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके का संबंध इंटरमीडिएरीज का यूज़र से है और किस तरीके का संबंध इंटरमीडिएरीज का हमारी सरकार या एजेंसीज के साथ है। एजेंसीज कहती हैं कि जी ये चीज़ हटाओ, ये करो, हमारी बात मानो, एजेंसीज की बात मानो, मामला कोर्ट में भी जाता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही जाता है कि उस एजेंसी की बात आप मान रहे हैं कि नहीं, हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, नहीं है, उस पर हम नहीं जाते। इंटरमीडिएरीज ये कहती हैं कि नहीं ये तो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं, मतलब पॉलिटिकल फ़ायदे की बात के लिए हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो यूज़र नहीं है इसमें। इंटरमीडिएरीज ये कहती है। आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? नहीं, मैं पूरी तरीके से रितेश जी की बात से सहमत हूँ। देखिए, हम हमेशा विक्टिम को ही सारी जिम्मेवारी देख के बेचारे को गलत साबित करके मामला रफा दफा कर देते हैं, पर हर केस में कहीं ना कहीं सब सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडिएरीज और भी बहुत सारी पार्टीज हैं जिनकी वजह से सब कुछ होता है। और मैं तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेता हूँ। मान लीजिए व्हाट्सएप ये नहीं भी कर रहा है, तो जो भारतीय व्हाट्सएप आया है जोहो का, वो दे दें एक फीचर कि हमारे व्हाट्सएप, हमारे उस पर ऐप पर, चैट पर कोई इस तरह का कंटेंट नहीं जा सकता, और हम सोर्स भी देंगे कल के दिन। 2 चैलेंज बता रहा हूं मैं आपको। तो उससे क्या होगा कि एकदम से थ्रेट आएगा और ये फाइनेंशियली फ्रॉड से बचाएगा आपको। तो लोग उसको एज एन एडवांटेज भी ले सकते हैं ना। आप व्हाट्सएप को क्यों दबाव डालकर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बदलेगा, क्योंकि वो तो बाहर का, यू आर राइट। वो एक लेवल के बाद कहेगा हमारे टेक्निकल लिमिटेशंस हैं या हमारे बहुत सारी चैलेंजेस हैं, कुछ भी कहानी सुना देगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम व्हाट्सएप को रिस्पॉन्सिबल बना दें। हम कहें कि भैया यदि ये हुआ, फ्रॉड हुआ, तो सारा पैसा आपकी जेब से जाएगा, देंगे आप पैसा। कल के दिन आ जाएगा फीचर। जैसे आप अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं, फीचर आ जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यूके के अंदर लास्ट ईयर अक्टूबर में एक लॉ आया, उनका भी फ्रॉड हो रहा था। हर दिन 3 मिलियन पाउंड से ज्यादा का नुकसान होता है, मतलब साल भर का वही 1 बिलियन से ऊपर जाएगा। लेकिन
जब ये नहीं रुका और बैंक भी अपना पल्ला झाड़ते रहे, तो एक कानून बनाया गया वहां कि चाहे विक्टिम की गलती हो, चाहे बैंक की गलती हो, यदि विक्टिम ने बैंक को बता दिया है 3 दिन के अंदर, तो बैंक को पूरा पैसा 5 दिन के अंदर देना पड़ेगा। आपको रिटर्न करना पड़ेगा विद इन 5 डेज पूरा पैसा। अब बैंक घबरा गए, उन्होंने कहा अरे साहब ये तो गड़बड़ हो गई, अब तो पेमेंट देना पड़ेगा। तो उन्होंने सारे प्रोविजन डालने शुरू कर दिए कि ट्रैक करेंगे पैसे को, जाने नहीं देंगे, निकालने से पहले 4 कॉल करेंगे। अब वो पूरा कवायद वहां शुरू हो गई। तो जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक को दे देते हो, वो फिर अपने हिसाब से प्रोविजन सेट करना शुरू कर देता है। विक्टिम को आप कितना अवेयर करोगे, कब तक अवेयर करोगे? यू आर राइट, आज एक तरीका है, कल दूसरा है, परसों तीसरा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है ही नहीं, तो बेचारा परेशान होता रहेगा। सो आई एम एब्सोल्युटली एग्री विद रितेश कि आपको या तो इंटरमीडियरीज को या सर्विस प्रोवाइडर को, जो भी है वहां पर, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। उसके बाद मेरे ख्याल से ये चीजें काफी हद तक कंट्रोल से। जी, तो ये रिलेशनशिप सिम्बायोटिक होना चाहिए। मतलब हमसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो हमें भी फ़ायदा हो, और ये तभी होगा जब पूरे इकोसिस्टम का कोई रेगुलेटर हो, मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। एक यूज़र जो है उसकी गलती होती है तभी हो पाता है, एंड यूज़र गलती करता है, सही बात है, लेकिन उसकी गलती के पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए तो इसकी संभावना बहुत घट जाएगी। और जो क्रिमिनल्स हैं उनको तो अवेयर नहीं कर सकते, मतलब उनसे तो गुजारिश नहीं कर सकते कि भाई छोड़ दो, बहुत हो गया। तो हमारी गुजारिश रहेगी आप सभी दर्शकों से, सभी लोगों से, कि आप अकाउंटेबिलिटी की मांग करें, डिमांड करें कि भाई सबको प्रोपोर्शनल अकाउंटेबल होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तभी ये माहौल बदलेगा। बाकी अपने तरफ से तो बिल्कुल अवेयर रहिए और अपने आसपास के लोगों को जितना हो सके अवेयर कीजिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अमित और रितेश, हमसे जुड़ने के लिए। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।